फार्मूलाज, AR क्वेश्चन वगैरह वगैरह और पॉइंट्स ढूंढना। अगर मैं इतना कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन क्या, मेरी तो रैंक अच्छी आ जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गोपाल। माई सेल्फ गोपाल जोशी, आई एम MBA स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रीनेट 2026 का जो एस्पिरेंट है उसके लिए अगले एक महीने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर मैं रीनेट का एस्पिरेंट होता, अगर मुझे नीट 2026 का री एग्ज़ाम देना होता तो मेरी क्या अप्रोच होती कि मैं कट ऑफ को पार कर सकूँ उस एग्ज़ाम के अंदर और मेरी रैंक अच्छी हो। तो मैं खुद का एग्जांपल लेते हुए आपको बताता हूँ कि आज डेट है 21 मई 2026 और आज से जस्ट 30 दिन के बाद में मेरा एग्ज़ाम में रीनीट 2026 जो कि होगा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए पर सब्जेक्ट। अपने नीट के अंदर सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जिसमें से सबसे जो मेन पोर्शन होता है वो होती है बायो, ठीक है। मैंने ये चार्ट बनाया था, ठीक है, कि मैं कैसे पढूँ एक महीने, अगला एक महीना मैं कैसे सब चीज़ें मैं रिवाइज करूँ, स्ट्रॉन्ग करूँ, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी से। ओके, बायो का जो मेजर पोर्शन होता है, ये 720 में से 360 वाला जो पोर्शन है ना, अकेली बायो कवर करती है। तो पेपर टफ है, इजी है। बायो अगर अच्छी है, बायो में अगर 350 प्लस स्कोर है तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। अगर पेपर टफ भी आ जाए ना और आपका जो स्कोर है वो 350 प्लस है तो आपका पेपर, आपका जो सिलेक्शन है वो 50% क्या 60% 70% श्योर है। अब बायो को अगले एक महीने में स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो सबसे पहली बात आती है NCERT रीडिंग। NCERT को ऐसे पढ़ो कि एक एक लाइन, NCERT के एक एक लाइन में जो भी साइंटिस्ट बता रखे हैं, साइंटिस्ट मैंने कौन सा काम किया था और कौन सा काम कौन से ईयर में किया था, और एक एंजाइम जो कौन सी रिएक्शन में काम आता है, और जो हार्मोन की बात करूं मैं तो वो कौन सी ग्लैंड से निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, ये A to Z एक एक लाइन आपको माइंड में आ जानी चाहिए ताकि उधर कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे असर्शन रीजन आ जाए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो मैच द फॉलोइंग आ जाए, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आप कर सकें उन्हें। और इसके लिए और क्या करें, इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे PYQs, एम्स के क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन तो करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेपर अगर टफ आ जाए तो ये जो प्रैक्टिस होगी ना AR क्वेश्चन की, ये उधर बहुत काम आएगी, ठीक है। ये बात होगी मेरे बायो के एग्ज़ाम की, बायो की सिलेबस की। अब बात करता हूँ मैं केमिस्ट्री में मैं क्या करता। अगले एक महीने में केमिस्ट्री में क्या करूँगा अगर मैं एस्पिरेंट हूँ तो। केमिस्ट्री को मैं पहले तो ऐसे डिवाइड करूँगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन रखूँगा और जो फिजिकल है उसका एक पोर्शन। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की मैं पढ़ूँगा NCERT में ऑर्गेनिक की जो भी नेमिंग रिएक्शन बता रखी है वो मैं सारी मैं याद कर लूँगा, ठीक है ना, जिससे कि अगर उधर एग्ज़ाम में कोई भी नेमिंग रिएक्शन आ जाए तो मैं उसे सॉल्व कर लूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो 3 ऐसे सब्जेक्ट है मुझे पता है कि इनसे एग्जामिनर NCERT से बाहर कुछ नहीं बनाएगा। अगर पेपर टफ भी बनाता है तो क्वेश्चन को वो घुमा देगा, ठीक है, पेपर को वो लेंदी बना देगा, पर NCERT से बाहर कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। ये होगी NCERT की बात, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सारी नेमिंग रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में सारी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, P ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सारी NCERT से याद करूँगा और प्लस PYQ, ठीक है। फिर बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मैं रिवीजन कैसे करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 बातें आती है, कंसेप्ट और फार्मूलाज। पहले मैं देखूँगा उनके कंसेप्ट का मैं रिवीजन करूँगा, साथ ही साथ फार्मूलाज की शीट बना लूँगा एक, क्योंकि फिजिकल में कितने तो ये फार्मूलाज होंगे 30-40 टोटल इतने ही हैं, ठीक है ना। अगर मैं शीट भी मैं बनाऊँ ना उनकी तो इतने ही निकलेंगे, तो मैं बनाऊँगा शीट, फार्मूलाज रोज़ रिवाइज करूँगा, जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करूँगा और फिर करूँगा PYQ सॉल्व, MCQ सॉल्व। PYQ तो हर सिलेबस के करने हैं, हर सब्जेक्ट के सिलेबस के अपने को सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अब बात करता हूँ फिजिक्स की अप्रोच क्या होगी। हालांकि जो फिजिक्स है ना वो नीट वालों के लिए थोड़ी टफ लगती है क्योंकि इसमें ये मैथमेटिक्स वगैरह होती है, ठीक है। फिजिक्स की मेरी अप्रोच क्या होगी, फिजिक्स का जो भी फार्मूलाज है, जो भी चैप्टर है उसके सारे फार्मूलाज एक शीट पे लिखूंगा, जैसे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में किया था वही अप्रोच मैं फिजिक्स के लिए रखूँगा। एक एक चैप्टर के जो फार्मूलाज है वो एक शीट पे लिख लूँगा, एक दिन लूँगा सारे फार्मूलाज एक शीट पे लिख लूँगा, ठीक है, और रोज़ उनको मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है। ये बात होगी फार्मूलाज की। अब एक चैप्टर मैंने पकड़ा जैसे कि
काइनेमेटिक्स, उसके मैंने पढ़े फार्मूलाज देख लिए। अब मैं करूँगा उनके PYQ सॉल्व। PYQ भी कर लिए और जो फार्मूलाज है मैंने वो भी याद कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये तो बात होगी मेरे सिलेक्शन की। अगर मुझे रैंक अच्छी लानी है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं करूँगा उनके जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होता है NCERT में, जो पीछे का कॉलम होता है ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वो होता है पॉइंट टू पॉइंट, वो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अगर मैं इतना सब कुछ मैं कर लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन भी श्योर है, मेरा रैंक भी अच्छी आ जाएगी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं फिजिक्स में फार्मूलाज पढ़ लूँ, MCQs पढ़ लूँ, ठीक है, और AR क्वेश्चन भी कर लूँ। AR किस लिए, ताकि मेरी जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाए। फार्मूलाज, AR क्वेश्चन वगैरह वगैरह और पंच वांडा, अगर मैं इतना कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन क्या, मेरी तो रैंक भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई कैसे रिवाइज करें। अब मैं इसी चैनल पर अगले 1 महीने के लिए अपने बायोलॉजी के NCERT के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि मैं बात करूं जो भी साइंटिस्ट है या फिर जो भी कंसेप्चुअल पॉइंट्स है जो कि डीप होते हैं, जो कि अक्सर दिखाई नहीं देते बट उनकी बातों में कहीं कंसेप्ट छुपा होता है, वो मैं बताऊंगा ताकि AR क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, एक प्रकार से AR की प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तब तक लिए लॉजिकल गोपाल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।